हेलो स्टूडेंट, मैं संतोष सर क्योमेंटल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की क्लास शुरू कर रहा हूं। पहला चैप्टर जिसे कहते हैं ठोस अवस्था। तो हम लोग जानेंगे ठोस अवस्था के बारे में। चैप्टर 1 है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट कहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठोस क्या होते हैं? देखिए, ठोस का मतलब ये होता है कि वे पदार्थ जिनके घटक कण यानी कि परमाणु, अणु या आयन, यानी कि वे पदार्थ जिनके घटक कण अपने निश्चित बिंदु पर स्थित रहते हैं और इधर उधर कंपन करते रहते हैं परंतु अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। तो हम लोग जानेंगे ठोस के बारे में। तो देखिए, हम कहेंगे वे पदार्थ जिनके घटक कण अपने निश्चित बिंदु पर स्थिर रहकर इधर उधर कंपन करते हैं परंतु अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, उसे ठोस कहते हैं। तो ये तो देखिए ठोस के बारे में है। हम लोग जानेंगे कि ठोस के प्रकार क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं ठोस के प्रकार। ठोस के प्रकार, इसे हम लोग कहेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड। देखिए, टाइप्स ऑफ सॉलिड की अगर बात करते हैं, जो सॉलिड होते हैं इनमें जो घटक कण होते हैं इनके परमाणुओं के बीच जो है क्या होता है कि क्रमों की जो व्यवस्था होती है, अणुओं की या घटक कणों की जो क्रमिक व्यवस्था होती है, उसके आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस, तो दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस की अगर बात करते हैं तो हम लोग यहाँ जानेंगे ये कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। अब इसमें जो है पहला हो जाएगा क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड और अक्रिस्टलीय ठोस को कहेंगे एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और इसे हम लोग कहेंगे एमॉर्फस सॉलिड। तो देखिए, हम लोग 1 by 1 करके पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्रिस्टलीय ठोस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्रिस्टलीय ठोस। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो देखिए, अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात किया जाए तो यहाँ पे घटक कणों की व्यवस्था देखना है। तो हमें एक लाइन ये बोलना है कि वे ठोस पदार्थ जिनके घटक कण निश्चित एवं नियमित क्रम में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं, उसे क्या कहेंगे? क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहते हैं। या एक हम लिख सकते हैं वे ठोस पदार्थ जिनके घटक कण निश्चित एवं नियमित क्रम में
व्यवस्थित होते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अगर बात किया जाए क्रिस्टलीय ठोस की, तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, इसमें घटक कणों की दीर्घ परिसर व्यवस्था होती है। अगर देखें तो घटक कणों की दीर्घ परिसर व्यवस्था का क्या मतलब है, यानी कि अगर लंबी दूरियों तक चला जाए तो घटक कण एक जैसे व्यवस्थित हुए दिखाई देते हैं। यानी कि अगर पूछा जाए कि क्रिस्टलीय ठोस में घटक कणों की कैसी व्यवस्था होती, तो हम कहेंगे दीर्घ परिसर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ठोस पदार्थों में लंबी दूरियों तक चला जाए तो इनके जो घटक कणों की व्यवस्था है एक जैसी दिखाई देगी, तो हम इसे कहेंगे लॉन्ग जो है रेंज ऑर्डर कहा जाएगा, दीर्घ परिसर व्यवस्था। तो हम कह सकते हैं ये इस प्रकार कि इसमें घटक कणों की दीर्घ परिसर, यानी कि हम कहेंगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर दीर्घ परिसर व्यवस्था होती है। ये हम कह लेंगे। अच्छा, एक बात और ये होगी कि अगर देखा जाए जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये क्या होते हैं, विषमदैशिक होते हैं। विषमदैशिक का क्या मतलब है, विषमदैशिक का मतलब होता है एनआइसोट्रोपिक। मतलब ये हुआ कि अगर देखा जाए इसमें जो घटक कण होते हैं ये अनियमित, इसमें जो है अनियमित कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो इसमें जो है दिशा बदलने पर इनके भौतिक गुणों में क्या होती है, भिन्नता आ जाती है। जैसे अपवर्तनांक, घनत्व, गलनांक, ये सब क्या होता है, बदल जाता है। तो हम कह देंगे कि इस प्रकार क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं। विषमदैशिक होते हैं, ये हम लोगों ने जाना क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। अब हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं कुछ। जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एग्जाम्पल में आपका आएगा कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे। जैसे दिया गया है क्वार्ज कांच, क्वार्ज कहेंगे, कार्बोरंडम, सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है SiC, कार्बोरंडम। उसके बाद आ जाएगा साधारण नमक NaCl, आयोडीन, आगे आ सकता है ग्रेफाइट, आगे हो जाएगा हीरा, डायमंड जिसे कह लेंगे हम लोग, इत्यादि। ये सब क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल होते हैं। अब हम लोग जानेंगे क्या कि अक्रिस्टलीय ठोस। तो हम लोग अगला जानेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। हम थोड़ा सा इसी में देखते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। देखिए थोड़ा सा हम चेंजिंग कर दे रहे हैं, इसके एग्जाम्पल बदल जाएंगे। देखिए अगर अक्रिस्टलीय ठोस की बात किया जाए तो हम ये पढ़ेंगे एमॉर्फस सॉलिड में, यहां पर एमॉर्फस सॉलिड हो जाएगा। एमॉर्फस सॉलिड यानी कि वे ठोस पदार्थ जिनके घटक कण अनिश्चित एवं
अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उसे हम क्या कह देंगे, अक्रिस्टलीय ठोस कह देंगे। और इसमें जो घटक कणों की होती है दीर्घ परिसर नहीं बल्कि क्या हो जाएगी, लघु परिसर व्यवस्था होती है। कैसी होती है, लघु परिसर, यानी कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, समदैशिक होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर दिशा बदल दी जाए तो इनके भौतिक गुण या हम कहेंगे अपवर्तनांक वही रहते हैं, बदलते नहीं है। तो ये हो जाएंगे। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रबर, मोम, प्लास्टिक, मक्खन, घी। ये सब क्या होते हैं, ठोस तो होते हैं लेकिन क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इत्यादि कर देते हैं। तो ये जो है हमने कहा कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में हो गया। अब बच्चों हम लोग जानेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या होता है। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो शुरू करते हैं। देखिए हम लोग जानेंगे क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। हेडिंग लिखते हैं हम लोग, क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। देखिए इसे हम लोग कहेंगे डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। ये हो जाएगा डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। देखिए तो हम लोग देखेंगे कि जो डिफरेंसेस होते हैं, इसमें जो डिफरेंसेस होता है, अंतर जो होता है, कई होते हैं, हम उनमें वन बाय वन करके जानेंगे। देखिए जैसे दो कॉलम अगर बनाया जाए तो इसमें पहली बात तो ये होगी कि इनका ज्यामितीय आकार निश्चित होता है। यहां हो जाएगा इनका ज्यामितीय आकार अनिश्चित होता है, ये हो जाएगा। अगर देखा जाए तो दूसरी बात, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनमें घटक कण क्या हो, कणों की दीर्घ परिसर व्यवस्था होती है। या लिख सकते हैं इनमें घटक कणों की दीर्घ परिसर व्यवस्था होती है। यहां क्या कहेंगे, लघु परिसर व्यवस्था होती है। इनमें घटक कणों की लघु परिसर व्यवस्था होती है।
है, ये हो जाएगा। अच्छा, अगली बात किया जाए तो ये क्या होते हैं, विषमदैशिक होते हैं, ये क्या हो जाएंगे, समदैशिक होते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये विषमदैशिक होते हैं, विषमदैशिक होते हैं क्रिस्टलीय ठोस। और अक्रिस्टलीय कैसे होते हैं, ये समदैशिक होते हैं। समदैशिक होते हैं। अगली बात किया जाए तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इसमें क्या होता है कि विदलन का गुण पाया जाता है। इसका क्या मतलब है, क्लीवेज प्रॉपर्टी। विदलन का मतलब होता है कि अगर जो है आप तेज धारदार चाकू से काटेंगे तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो उनका जो सरफेस तैयार होगा, जो पृष्ठ तैयार होगा वो एकदम चिकना होगा, स्मूथ होगा। जबकि अगर अक्रिस्टलीय ठोस को काटा जाए तो वो चिकना नहीं बल्कि कैसा प्राप्त होता है, खुरदुरा प्राप्त होता है। तो हम कहेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो अगर देखा जाए तो वो विदलन का गुण प्रदर्शित करते हैं, जबकि यहाँ पे हम कह सकते हैं ये विदलन का गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये विदलन का गुण प्रदर्शित करते हैं। है, यहां लिख सकते हैं ये विदलन का गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। तो देखिए अगर देखा जाए तो ये विदलन का गुण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि अगर इन्हें तेज धार वाले चाकू से काटेंगे तो इनका जो पृष्ठ होगा एकदम चिकना प्राप्त होता है, जबकि इसमें अगर देखा जाए तो इसमें खुरदुरा प्राप्त होता है। अगली बात किया जाए 5वें पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये जो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, ये निश्चित ताप पर ही पिघलाए जा सकते हैं अर्थात पिघलते हैं। अगर देखा जाए तो इनका ये किसी भी ताप पर जो है क्या होते हैं, पिघल जाते हैं। इनका कोई गलनांक या हम कह सकते हैं इनका जो गलनांक है, पिघलने की जो क्षमता वो ताप निर्भर निश्चित नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं, जैसे आपको एक एग्जांपल बताते हैं, आप क्या करिए कि एल्युमिनियम के टुकड़े को ले लीजिए, धातु ले लीजिए, धातु के टुकड़े को ले लीजिए, एल्युमिनियम के टुकड़े को ले लीजिए और फिर क्या करिए कि जो है एक जो है घी के टुकड़े को ले लीजिए। आप दोनों को गर्म करना शुरू करिए, लेकिन आप देखेंगे जब एल्युमिनियम अपने एक निश्चित गलनांक पर आएगा तो पूरा पूरा पिघल जाएगा। लेकिन अगर इसे देखा जाए तो ये क्या होगा, अक्रिस्टलीय ठोस में जैसे आपने घी लिया था, घी को गर्म करेंगे तो कढ़ाई में जो पृष्ठ जो तल घी का कढ़ाई के संपर्क में रहेगा वो ताप बढ़ने पर जैसे जैसे ताप बढ़ेगा उसका पृष्ठ पिघलता चला जाएगा। ऊपरी वाला भाग तब तक नहीं पिघलेगा जब तक वो भी कढ़ाई के तल के संपर्क में नहीं आ जाता है। तो हम कह सकते हैं ये जो है निश्चित ताप पर नहीं पिघलते हैं, जबकि ये निश्चित ताप पर ही पिघलते हैं। कि अगला हम पॉइंट यहाँ लिख देंगे कि क्रिस्टलीय ठोस निश्चित ताप पर पिघलते हैं, निश्चित ताप पर पिघलते हैं। ये हो जाएगा। यहां हम कह सकते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस निश्चित ताप पर नहीं पिघलते हैं। नहीं पिघलते
हैं। तो ये हमने देखा कि जो है क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है। अब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक होगा आपका क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। तो हम इसे इरेज कर देते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग जानेंगे क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। तो देखिए क्या होता है क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, कैसे कितने प्रकार से बांटा गया है उसको हम थोड़ा फ्लो डायग्राम में देखते हैं। पहले हेडिंग आप लिख सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी कि कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। हम लोग जो है यहां से जानेंगे। देखिए हम लिखते हैं क्रिस्टलीय ठोस। तो देखिए जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसे 4 वर्गों में बांटा गया है, और किसके आधार पर, आणविक बलों के आधार पर, यानी कि उसके जो घटक कणों के बीच उपस्थित जो आबंधन है या जो बल लगता है उसके आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। अब हम लोग उसको देखते हैं कैसे। ये 4 भाग कौन कौन से होंगे हम लोग जानेंगे। इसमें जो पहला पार्ट होगा इसका वो हो जाएगा आपका आणविक ठोस। आणविक ठोस। और जो दूसरा पार्ट होगा वो हो जाएगा आयनिक ठोस। आयनिक ठोस। और जो तीसरा होगा उसे कह देंगे धात्विक ठोस। धात्विक ठोस। और जो चौथा होगा उसे हम कह देंगे सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। नेटवर्क ठोस। तो देखिए अब हम लोग एक एक के बारे में समझ लेते हैं। इसे आणविक ठोस को अंग्रेजी में कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड। आयनिक ठोस को कहा जाएगा आयनिक सॉलिड। सॉलिड। धात्विक ठोस को कहा जाएगा मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड। और सहसंयोजक ठोस को कहा जाएगा कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। तो देखिए अगर देखा जाए जो आणविक ठोस होता है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं हम लोग। आणविक ठोस का मतलब होता है कि ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके घटक कण अणुओं के रूप में होते हैं। वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके घटक कण अणुओं के रूप में होते हैं उसे क्या कहेंगे हम लोग, आणविक ठोस कह देते हैं। अब बात आती है आयनिक ठोस की। तो आयनिक का मतलब आयन से बना हो, यानी कि हम कहेंगे कि वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके घटक कण आयनों के रूप में होते हैं उसे क्या कहेंगे, आयनिक ठोस कहेंगे। अब बात आती है यहाँ पे धात्विक ठोस, यानी कि इसमें वही ठोस आएंगे जो धातु होते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके घटक कण धातु के रूप में होते हैं, अर्थात जिसमें धातु के जो कण है या धातु परमाणु हैं वे इलेक्ट्रॉनों के समूहों द्वारा जुड़े रहते हैं या घिरे रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, धात्विक ठोस कहते हैं।
सहसंयोजक ठोस की अगर बात करते हैं तो सहसंयोजक ठोस जब भी बात आए तो आप समझेंगे घटक कण किस रूप में होते हैं, परमाणु के रूप में होते हैं। और परमाणुओं के बीच जब सहसंयोजी बंधुओं द्वारा जुड़े रहते हैं, वो सहसंयोजी बंधुओं द्वारा परमाणु जुड़े रहते हैं, तो उससे बना जो ठोस होगा उसका नाम क्या होगा, सहसंयोजक ठोस। और ये इस प्रकार जुड़े रहते हैं कि एक जाल के समान, नेट के जो समान दिखाई देते हैं, नेटवर्क सॉलिड, इसीलिए इसका नाम दिया गया है। तो हम लोगों ने देखा कि ये 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, किसे, क्रिस्टलीय ठोस को। अब हम लोग जो है अगर देखें आणविक ठोस, तो आणविक ठोस को भी 3 भागों में आगे बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं हम लोग देख लेते हैं। पहला हो जाएगा अध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा हो जाएगा ध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा हो जाएगा हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। इसको भी हम लोग इंग्लिश में बता सकते हैं। ये अध्रुवीय आणविक ठोस को कहेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसे कहेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और इसे कह देंगे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो हमने देखा इस प्रकार जो है क्रिस्टलीय ठोस को वर्गीकृत किया गया है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे कि इन सब के बारे में जानेंगे और लिखेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आप जो है इसे आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।